नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं और कई चीज़ों का बीमा भी करवाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित बीमा हो या फिर हमसे जुड़ी जो कीमती चीज़ें हैं उनका। लेकिन आपने देखा होगा, ज़रूरत पड़ने पर जो बीमा कंपनी है, कहीं ना कहीं उनका सहयोग हमें उतना नहीं मिल पाता है। अगर किसी के साथ ऐसी कोई समस्या जा रही है, ऐसे में उन्हें कहाँ संपर्क करना है, किन किन समस्याओं का समाधान किया जाता है, इसके लिए आइए हम सभी देखते हैं बीमा लोकपाल पर ये टीवी रिपोर्ट। दोस्तों, हम आज यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं वो बीमा लोकपाल डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आप सबका बहुत ही वेलकम करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और दीपावली के तुरंत बाद, जब अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। धन्यवाद। आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन लेवल है करीब 3% है और जो नॉन लाइफ का है वो करीबन 1% है, जो आप सभी समझ सकते हैं कि बहुत ही कम है। जो लाइफ का प्रीमियम है वो करीबन 2.56 लाख करोड़ है और जो नॉन लाइफ का प्रीमियम है वो करीब 2.36 लाख करोड़ है। आगे जैसे जैसे ये बिज़नेस बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंप्लेंट्स भी आगे बढ़ते जाएंगे और हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम इसको किस तरह से टैकल करें और कैसे अपना रोड मैप बनाएं कि हम इसको किसी प्रकार से इन कंप्लेंट्स का निवारण और शीघ्रता से करें, ताकि जो न्याय है वो जल्दी डोर स्टेप तक पहुँचे जो भी कंप्लेनेंट है। और इसमें मेन जो आज मुद्दा स्ट्रेस किया गया और जो हमारी तरफ से प्रयास है कि हम मीडिएशन के द्वारा अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम कंप्लेंट्स हम सेटल कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी आगे आना पड़ेगा और एक बीच का रास्ता देखना पड़ेगा कि कैसे कंप्लेंट और कंप्लेंट रिड्रेसल इसका अच्छी तरह से हो सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल हमारा जो मीडिएशन का परसेंटेज था वो 26% था, जो इस साल ऑलरेडी 46% हो गया है। हमें उम्मीद है कि हम इसको और निरंतर आगे लेकर के चलेंगे और आप सबके अथक प्रयास से हम ये पूरी तरह से इंश्योर करेंगे कि ये त्वरित न्याय जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुँचे। क्योंकि आप लोगों को और बीमा लोकपाल सर को, जो बीमा लोकपाल ऑफिस है, इसको मिलकर पॉलिसी धारकों के हितों के लिए कार्य करना है। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करना है और आप लोगों को भी ये कोशिश करना है कि ये जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो बीमा लोकपाल ऑफिस तक ना आ पाएँ। जैसा कि सर ने 2-3 पॉइंट्स का जिक्र किया, एक जैसे मीडिएशन का सर ने जिक्र किया है। निश्चित रूप से हम पॉलिसी धारकों से बात करके उनसे कुछ हम ऑफर करके उनको कि इस केस में हम इतना प्रदान कर सकते हैं या कुछ भी है, जो भी आपके उसमें लॉज कानून के अंतर्गत आपके आता है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो वो केसेस यहाँ पर बीमा लोकपाल में शिकायत के रूप में नहीं आ सकते हैं, उनको आप लोग वहीं पर सेटल कर सकते हैं। अननेसेसरी जो ऑफिशियल प्रोसेस है उन चीज़ों को भी कम कर सकते हैं। डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए सर ने जैसे कि बोला कि हमें बिना डिसीजन करने में असुविधा हो सकती है, और सर ने एक छोटा सा आपको हिंट भी दिया है, क्योंकि हम लोग फॉलोअप करते हैं कि एससीएन हम लोग को समय से प्राप्त होना चाहिए। इन केस कहीं पर ज़्यादा फॉलोअप के बाद भी एससीएन नहीं आते हैं तो हो सकता है बगैर एससीएन के भी सुनवाई की जाए, क्योंकि बगैर कंपनी का पक्ष जाने ये भी हो सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी एक शब्द आप लोगों को बोला कि बीमा लोकपाल ऑफिस और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक चोली दामन का साथ है। साथियों, हमारे पूर्व वक्ता हमारे साथी ने अभी एक यहाँ पर स्टैटिक्स आवेदन हुए थे, आप लोगों से अपेक्षाएं की गई थी, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मंच की अनुमति से एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब ब्रिटिश फाइटर जेट्स वापस लौट कर आ रहे थे, तो उस समय वहाँ पर जो भी एरो इंजीनियर्स थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन सब ने एनालाइज किया कि जो भी फाइटर जेट्स आ रहे हैं उनके बीच में और पीछे के पोर्शन में काफ़ी गोलियाँ लगी हुई हैं। सभी एक मत से इस बात पर राजी हुए कि हमें यहाँ पर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उन फाइटर प्लेन्स को फिर से लड़ने जाना है। मगर एक शख्स ने कहा हमें वहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत आगे है। निश्चित रूप से बाकी के जो 5 साथी थे उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यार ऐसे कैसे, जहाँ पर गोलियाँ लगी हैं हमें प्रोटेक्शन वहाँ करना है। मगर जब उसने अपना तर्क दिया, आपको जैसे जानकारी होगी
कि जो प्लेन का फ्यूल बॉक्स इंजन होता है वो आगे होता है। यदि वहाँ पर गोली लगती है तो वो प्लेन तो हमारे पास लौट कर आया ही नहीं, वो तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत कहाँ पर है? आगे। पीछे जिनमें गोलियां लग रही हैं, बीच में गोलियां लग रही हैं, वो प्लेन तो हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, हमें कुछ इसी तरीके से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आइडिया किसी से भी ले सकते हैं, आइडिया कहीं से भी मिल सकता है, मगर हमें कहीं से भी आइडिया लेके नए आइडियाज़ के साथ में हमें ये आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हम कैसे शिकायतों को कम कर सकें। साथियों, अब मैं मंच की अनुमति से आप सबसे, जैसे मैंने पहले कहा था, मंच ने अनुमति दी थी कि एक ओपन हाउस रहेगा। आप लोग अपने कोई भी विचार हैं, आप लोग के कोई प्रश्न हैं, आदरणीय बीमा लोकपाल सर हैं, कमलजीत सहाय सर हैं, उपस्थित हैं, आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में मैं शायद आप लोगों की तरफ से अभी कुछ, शायद शेक्सपियर का एक बड़ा फेमस कोट है, खामोशी वार्तालाप की महान कला है। आप सब लोगों की खामोशी ये है, शायद आप लोग बहुत अच्छी वार्तालाप कर रहे हैं। तो मैं ये करना चाहता हूँ, माइक आप लोगों के पास में एक टेबल पर मैं भेजना चाहता हूँ, और आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपना परिचय भी एक बार दे दें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे आदरणीय लोकपाल सर से, कमलजीत सहाय सर से आप लोग पूछ सकते हैं। लिया है, वो कहता है मैं इतने गुना प्रीमियम दे रहा हूँ तो मेरा क्लेम भी 2 लाख रुपए का मिलना चाहिए, लेकिन पॉलिसी में दोनों में एक ही टर्म है, रीजनेबल केयर एंड एक्सपेंसेस। और मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो नॉर्मल लेंस है वो 12-13 हज़ार का आता है, जो कि आंखों को वैसा ही रिप्लेसमेंट देगा जैसा हमारे ओरिजिनल लेंस थे। बाकी जो भी नए लेंसेज आ रहे हैं वो मेडिकेटेड लेंसेज, एडवांस लेंसेज, वो सब आ रहे हैं, तो बोले वो हमारी आंख को एडिशनल फैक्टर दे रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली नॉट इंडेमनिफाइंग इंश्योर्ड, हम उसे कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। इस टाइप के एक्सपेंसेस में हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमें तो क्लेम पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से, एक्सपर्ट्स के हिसाब से देना पड़ता है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, कौन सी कंपनी किस तरह से इंटरप्रेट करती है, कौन सा ओम्बड्समैन ऑफिस किस तरह से इंटरप्रेट करता है। बाकी कस्टमर की अपेक्षा तो यही होती है कि अगर मैंने पॉलिसी एक सम इंश्योर्ड की ली है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि हर और जगह तो हम लोगों ने कंडीशंस लगाई हुई हैं, रूम रेंट इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा। बहुत सी पॉलिसीज़ में कैपिंग है, जो जितनी आप टेलर मेड पॉलिसीज़ बना रहे हैं उन सब में आपने कैपिंग रखी हुई है कि भाई 40,000 एक आँख का देंगे, 40,000 दूसरी आँख का देंगे, या व्हाट्सएवर हाइपोथेटिकल है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, और इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं और रिजॉल्व भी होते हैं दोनों तरीके से। और जहाँ तक बात रही लीगल के हैंडल करने की, तो ये मैं अपने टोटल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और पब्लिक सेक्टर के तो बाय द वे केसेस भी कम है। आपने खुद ही अपने नंबर्स देखे होंगे यहाँ पे, नेशनल, ओरिएंटल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड, सबके मोस्ट ऑफ द केसेस आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का सेटअप मुझे मालूम है, आपने जो बताया और बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा लीगल एक्सपर्ट नहीं होता, वही लोग हैं जो रोटेट होते हैं और वो बोलते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में नॉर्मली देयर इज अ लीगल डिपार्टमेंट विच हैंडल्स इट, सो इट वाज अ मैसेज एट लार्ज, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, और ये सभी के लिए था। Basically, it will be wrong to say that in PSU legal department handles it, because basically they are only coordinator. Our SCN is prepared by technical department, the department who has repudiated the claim. So they are always involved in the process, and in case of any branch or divisional office, now they have become business office, it is the branch manager generally or his second officer who attends the hearing. So it's not that we from regional office will always attend. We always try that the one who has issued the policy, operating office, they should be involved in the process, or the one who has repudiated or who has taken the decision, they are always involved in the process. So they are basically coordinator. And as you said, there is no legality involved in case of ombudsman, because I have handled ombudsman cases since 2001. I think I was branch manager in 2001, and at that point of time ombudsman was on initial beginning stage. So I used to go myself. So it is always better, your suggestion is on very positive side, that the one who has taken the decision should attend the hearing, so that such kind of mistakes should not be repeated again and again, and there should be evolution should be there. So once a decision has come, and we should always discuss, and
we should evolve ourselves. Whatever is the change needed, we should do. Thank you, sir. Secondly, you said the importance of communicating to the customers about ombudsman, which is also very critical. Complaints should be handled by the company first, and then the ombudsman come into the picture. So I'll communicate to my team, to my ICC Prudential team, who handles claim online centrally. So thank you so much, sir. It's a great honor to be here. It's a very knowledgeable session we had. Thank you so much, sir. I am dealing with the complaints basically, but we have two sections dealing with customer grievances. One is the claim section and one is the servicing part. And I am heading the servicing part. He is with the claims. So as you know, हमारा तो पहले ऐसा है कि already internally we have the complaint redressal, grievance redressal system. और जो आपने बोला कि यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंटेशन होता है तो मोस्टली इट इज़ द हैंडलिंग डिपार्टमेंट वेदर द सर्विसिंग मीन्स ओनली फॉर द claims people are doing. For the rest of all, we are actually taking it up and we are making the presentation. Of course, it happens at the divisional office level. We are at the zonal level, but we do coordinate about it. Second thing is that कि learning part जो हमारा है वो ना सिर्फ हम सिर्फ शेयर करते हैं, बट अपवर्ड्स भी हम उसको फीडबैक के रूप में देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सम प्लेसेस रिक्वायर अ पॉलिसी डिसीजन विच कैन बी हैंडल्ड ओनली बाय द सेंट्रल ऑफिस. So in that way we are acting as a nodal office between the subordinate, your cases, and the higher office. Definitely, sir, it is an honor here because a lot of things were learned. And yes, we were unprepared for the banking ombudsman person because we do have some issues where we are in the borderline. Means it pertains to us, but then we require their cooperation to redress those complaints. So that is one point that we will definitely have to look into more and how to overcome those constraints. जहाँ तक सर उसका हमारा एक सर्कुलर है, वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड सर्कुलर रिगार्डिंग रिड्रेसल ऑफ ओम्बुड्समैन कंप्लेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू गिव अ सजेशन दैट प्लीज फर्स्ट exhaust all the internal resources from the branch, from the division, from the zone, from the central office. If necessary, then you are free. Please, then you are free to approach ombudsman or court. 99% of the cases we deal at branch and division level, or at maximum at zonal level. We have a well-defined, very robust grievance redressal mechanism in team with the IRDA IGMS. We have an ICMS. Rather than circular, we have a very well-defined circular of ombudsman. Basically we have two sections: PS, like madam says, and claims, policy servicing and claims. So RM, CRM, PS and RM, CRM claims in the zone. Down the line, manager claims and manager PS in the division office, and the branch in charge in the branches. Where we have very few cases in the ombudsman, and if we do some root cause analysis of these complaints, so we start with just some plan features. Because अभी भी हम लोग सर एक्चुअली इंश्योरेंस को नहीं समझ पाए हैं. अभी भी हमारे दिमाग में इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह ही ध्यान में आता है, जबकि ये एक टूल है फॉर इंडेमनीफाई द लॉस. इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट. इट कैन नेवर बी एन इन्वेस्टमेंट. इट इज़ समथिंग एल्स. तो अगर हम यूलिप्स की बात करते हैं सर, यूलिप प्रोडक्ट्स, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि अगर आप किसी को समझाने बैठेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा. उनको लगता है कि अगर मैंने 10,000 रुपये यूलिप में दिए हैं, सेंसेक्स तो बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहा है, सो आई शुड बी गेटिंग 20,000 इन नेक्स्ट 3 years. नो, नॉट पॉसिबल. बट उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं कि दिस प्रोडक्ट इज दिस, ये इस तरह से आगे बढ़ता है. अगर आप प्रीमियम नहीं जमा करेंगे, आपके ही यूनिट्स में से हम प्रीमियम लेंगे, बिकॉज वी नीड प्रीमियम. आपकी पॉलिसी को चलाने के लिए हमें प्रीमियम चाहिए. वन नेचर ऑफ कंप्लेंट इज द बेसिकली प्रोडक्ट रिलेटेड इज यूलिप्स. देन सेकेंड इज हेल्थ, क्योंकि अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान है. यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि हर चीज जो भी बेनिफिट्स हैं, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स हैं या ऑपरेशन बेनिफिट्स हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं. एंड अ थर्ड पार्टी टीपीए इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. 2-3 तरीके के हमने ये देखा है कंप्लेंट्स आए हैं, और पॉलिसी सर्विसिंग से रिलेटेड या क्लेम से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत मीगर हैं. और
99% of the complaints we resolve within 7 days, maximum within 15 days. क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है, सब चीज़ें इन प्लेस हैं और सारे जो डिसीजन जो टेकिंग है इट इज़ एट डिफरेंट लेवल्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट व्हेन all other channels are exhausted, then only somebody comes to Bima Lokpal. So good, very nice, and I think that is the reason why your number of claims are very less compared to the other players in the market. So that ULIP सर्विसिंग पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को सब नहीं पता चलता है कि इसके यूनिट्स कटने शुरू हो चुके हैं और उसको ये इंप्रेशन रहता है कि इट्स सेंसेक्स बेस्ड प्लान, और जब सेंसेक्स इतना बढ़ रहा है तो मेरे को फीचर्स में इतना क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे को इतना पैसा क्यों नहीं मिला है। और इसका क्लेम प्रोसीजर भी सर थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, या जैसे हम पार्शियल सरेंडर या फुल सरेंडर की बात भी करते हैं, वो भी सर लोगों को अभी इतना इसकी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए सर एक सेंट्रल ऑफिस से एक राइटअप भी है, वो हमने मार्केटिंग टीम में सर सबको दे डू एड्रेस इन देयर सेमिनार्स आल्सो। बट लेकिन फिर भी वो प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको पूरी बात समझ में नहीं आती है, उतना कॉम्प्लिकेशन है ना, बता रहे हैं। यस सर, यस सर। तो कंप्लेंट्स में अगर हम सर एनालिसिस करते हैं तो फॉर सर्विसिंग यूलिप्स एंड मैच्योरिटी में ज़्यादा दिक्कत आती है। एक्चुअली सर जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि बेनिफिट इलस्ट्रेशन पहले कुछ और हुआ करता था, अभी इट इज़ मोर एलैबोरेट इन द वे इट द कस्टमर इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स दैट ही विल गेट एंड व्हाट आर द इफ एंड बट्स इंक्लूडेड इन इट ऑल्सो। तो वो धीरे चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज़ अंडर प्रोसेस, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इट फर्दर डाउन. I would like to know what is the criteria that ombudsman select while redressing claims of private cars which are used for commercial purpose. Usually we conduct investigation, out of that it is known to us that the vehicle, the mileometer reading of the vehicle is too high for use of a private car, and secondly the financial status of the insured is not that much that he can incur such huge amount of petrol expenses, and he may be having that loan balance, yeah, he has to remit that installment also. In such cases, what criteria ombudsman select for redressing? What you are mentioning too is something about the mileometer reading, that it is limitations as to use of the vehicle, exceptionally large mileometer reading of the car, and the financial status of the person who cannot afford such a thing. But see, these are not proven evidences. Okay. They are only pointers. Yeah. There could be something more. Okay. Maybe the moral hazard of the person, maybe the claims history of that person. Okay. If he, see, no one timer will do it like this. Unless if he is a defaulter, he would be having a track record of doing it at other places also. Okay. So if your investigator could bring out those things also on record, okay, that makes the case stronger. Okay. Otherwise, with only this limited evidences that we are putting, it might put the complaint for jeopardy from the insurance companies act. This is Akash from Canara HSBC Life Insurance, working as assistant manager for branch operations and customer service. Sir, in view of complaint, if customer visited branch and raise a complaint, we just try to close at spot only. And if still he is not satisfied with the resolution, we ask for a week time and try to resolve basis facts. I am looking for Madhya Pradesh and Rajasthan, and we are the first in motor claim settlement ratio, and our reputation ratio is 0.6% only. The layer of reputation is more in our company. We are following 4-5 reputation process. Means if a small claim is going for reputation of 5,000, then the national claim head will decide to be repudiated, or the what court will take the action. So it is come back to us. So reputation is too tough in our company. That's why the ratio is 0.6%. And my question is, the data is showing that Bhopal is on 5th of the largest complaint of the ombudsman. So may I know the reason that major cities like Bangalore and other where volume is more but complaints are less? So is there awareness in MP, or what the complaints are more? What I would say, at one point of time for Bhopal also the complaints were very less.
it's only in the last 4 to 5 years, that data was not shown to you. This office has been established somewhere in 2020, 2000. So almost 23 years in running. Initially it started with a very small number of complaints. It is only in the last 5 to 6 years that there is a year-on-year progression of complaints. Maybe because we are, making the awareness felt in the region. So that is good for us. That means the office is doing well. Second is maybe because this region was a little backward. The penetration level of the insurance companies have increased and more people are onboarded by the companies, and so the number of policies also would have increased here. सर हमारे यहाँ मेन जैसा मैडम ने भी हमको बताया, जब भी ट्रेनिंग होती है तो यहाँ के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम जरूर उसमें डिस्कस करते हैं. केस स्टडी के रूप में 1 या 2 केस को हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो भी हमारे पास शिकायत आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ओम्बड्समैन में जाने वाला है. तो वहाँ जाके क्या होगा तो उसके अपने लेवल पे उसको कोशिश करते हैं कि वो डिसीजन उसी तरह से दे. फिर एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं जो कि ओम्बड्समैन में जाते हैं. तो इंटरनल लेवल पे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर के उसी अनुसार डिसीजन ले ताकि सेटिस्फेक्शन बढ़ सके. थैंक यू. And sir, thank you very much. It was a very great lesson for today. And as you suggested, we already followed कि अपना जो SCN है और जो भी hearings है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसको रेपुटेट करता है, लाइक मोटर, हेल्थ, हम उन्हीं से वो रिप्रेजेंट करवाएं. और वी लीगल डिपार्टमेंट उसमें इसीलिए इन्वॉल्व रहते हैं ताकि हम अपना डिपार्टमेंट को ये टाइम टू टाइम सजेस्ट दे सकें कि जो अभी प्रेजेंट जुडिशियल डिसीजंस है और अपना रेपुटेशंस है उसका एक एनालिसिस हो सके. दैट वुड बी रिजल्टेड कि अपना जो कंप्लेंट्स हैं वो मिनिमाइज हो और इसका रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट है. थैंक यू सर. मैं प्रदीप शर्मा ओरिएंटल इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सर आपके कार्यालय ने भी नोट किया होगा कि हमारे यहाँ से आपके SCNs बिल्कुल टाइम पे आते हैं, और अभी कुछ बढ़ी हुई कंप्लेंट्स का यहाँ जिक्र हुआ. सर मैं बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि इस रीजन में भोपाल में हमारे यहाँ कंज्यूमर केसेस कम हुए हैं, तो शायद ओम्बड्समैन की विश्वसनीयता बढ़ी है, इसी वजह से कंप्लेंट्स ज़्यादा हो रही हैं. और मैं ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि जब भी SCN साइन कर रहे होते हैं तब शायद हमें अधिकतम इस केस का आउटकम मालूम हो जाता है. तो ये आपका सुझाव है कि ऐसे केसेस में मीडिएशन के लिए हम आगे हैं. मैं आगे अपने उच्च अधिकारियों तक रखूँगा और हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक इसमें कर पाएँ. और सर आपकी भूमिका की, ओम्बड्समैन कार्यालय की भूमिका की पूरे सम्मान के साथ सराहना करते हैं. ओरिएंटल एक अच्छा काम करती है, वैसे और अच्छे काम भी करती होगी, लेकिन SCN जो वो भेजते हैं उसमें अपनी सब कुछ डिनाई करने के बाद क्लेम, उसमें एक वो सेंटेंस डाल देते हैं कि अगर इसमें कोई डिसीजन होता है तो हमारी लायबिलिटी यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है. और विश्वास मानिए, वी लुक एट दैट फिगर इन अ वेरी सैक्रोसैंक्ट मैनर. हम भी चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ ना जाए, और हम ये भी इंसिस्ट करते हैं क्योंकि ओरिएंटल आगे आती है बात करने के लिए, उसमें हम ये भी इंसिस्ट करते हैं कि आपने ये फिगर कैसे अराइव करी, ये भी हमको एक कागज़ पे क्लेम असेसमेंट शीट की तरह हमको दे दीजिए. तो अगर सब चीज़ें उस कंप्लेंट में कंप्लेनेंट के फेवर में जा रही हैं तो उस लायबिलिटी को वहीं तक रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कंपनी ने जस्टिफाई कर रखी है. बीमा लोकपाल की संस्था 23 साल पुरानी हो चुकी है भोपाल में, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के इलाके से जितने भी ग्रीवांस और कंप्लेन आते हैं पॉलिसी होल्डर्स के, उनको उनका निवारण बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है. बीमा लोकपाल के इस सभा में जितने कंपनी के लोग आए, सभी लोगों ने बड़ा ही पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाया है, और सबों ने शपथ लिया है कि आगे आने वाले दिनों में वह त्वरित निर्णय के लिए बीमा लोकपाल के साथ सहयोग करेंगे. दर्शकों, बीमा लोकपाल पर अभी आपने देखी ये टीवी रिपोर्ट. इसके साथ ही हम आपके लिए आगे भी ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे. इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और दूरदर्शन की टीम को दीजिए आज्ञा. नमस्कार.